चलेंगे और ये सांबा के हॉस्पिटल्स देख लेते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू देख लेते हैं फॉर दैट मैटर, या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल देख लेते हैं जम्मू कश्मीर का। बाथरूम प्रायोरिटी नहीं है, सफाई प्रायोरिटी नहीं है, वॉशरूमों की बहुत बुरी हालत है, और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस जो हैं, जो मेरी जानकारी उसके मुताबिक हमारे देश में बढ़ रहे हैं। टाफ़ी खाना और ये गैस के लिए जो टिक्की हम लोग खाते हैं, ये बड़ा आम सी बात है, कोई बड़ा मसला नहीं है। एंटीबायोटिक ये हमारे लिए मजाक है। हम दुकान और मतलब जुकाम हो जाए, कुछ हो जाए तो दुकानदार से जाके ले लेते हैं, फार्मासिस्ट से जाके ले, डॉक्टर को पूछते भी नहीं है। अब इसमें तीन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक तो पेंटॉप, पेंटोसेड, जितने एंटासिड्स हैं बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। एंड आई कैन टेल यू विद श्योरिटी, आई थिंक हार्डली देयर विल बी एवरी सेकंड और थर्ड होम आपको पेंटॉप ज़रूर मिलेगी, पेंटासिड ज़रूर, एंटासिड ज़रूर मिलेगा। और किसी भी आम आदमी से अगर बात की जाए, वो जब डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब उन्हें एक पर्ची के ऊपर 10-12 टेस्ट लिख के देते हैं, ये करवा के ले आओ, और साथ में ही लैब का नाम भी लिख देते हैं कि लैब किस लैब से आप ही टेस्ट करवाएंगे। जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या सरकारी अस्पताल में काम करने वाला डॉक्टर आपको लैब का पता देता है और लैब से टेस्ट करवाने के लिए कहता है, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रिकमेंड नहीं करता, तो आपके मन में संदेह पैदा होता है, शक पैदा होता है। क्या विश्वसनीय नहीं है हमारे मेडिकल कॉलेज के टेस्ट? क्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो लैब है, क्या वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, संदेह पैदा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विजयपुर के स्थापित होने के बाद भी क्या जरूरत है प्राइवेट लैब्स में जाने की? कितनी विश्वसनीयता है एम्स विजयपुर के टेस्ट की? और क्या वो तमाम टेस्ट यहां पर हो रहे हैं जिन टेस्टों के लिए आप सैंपल तो जम्मू कश्मीर में देते हैं, लेकिन रिपोर्ट गुड़गांव और नोएडा से बनकर आती है? और कितने विश्वसनीय वो सैंपल रहते हैं जो सैंपल यहां से गुड़गांव, नोएडा या देश के किसी दूसरे तीसरे कोने में चले जाते हैं? इन सभी बातों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के मेजर मनीष रंजन, फौज से रिटायर हुए हैं, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में इन्होंने लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी। उसके बाद एम्स भोपाल में भी रहे, और फिर कुछ समय प्राइवेट एक एजुकेशनल चेन है उसके साथ भी इन्होंने दिया है। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे समझते हैं कि 3.5 साल इनको हो गए जम्मू कश्मीर में, क्या ये वो माइक्रोबायोलॉजी लैब यहां पर स्थापित करने में कामयाब हुए हैं जो विश्वसनीय है, जो क्रेडिबल है, जिसमें टेस्ट कराने के बाद आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? फिर सब बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार आपका और सभी का, विशेस फॉर अ हैप्पी न्यू ईयर। मुझे बताइएगा कि फौज में जब आप डॉक्टर थे, तो क्या फौज में भी वर्दी में ही डॉक्टर रहते हैं या वर्दी के बगैर? बिल्कुल वर्दी में रहते हैं, और इनफैक्ट इट्स लाइक गले में स्टेथ हो तो अगर आप फील्ड एरिया में हैं तो हाथ में AK-47 भी होती है। सो दोनों रोल होते हैं हमारे। दोनों रोल होते हैं जी। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी तो आपके चेहरे से और आपके हाव भाव से और आपके पहनावे से साफ तौर पे लग रहा था कि किसी फौजी से मुलाकात होने जा रही है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विजयपुर में 3.5 साल आपको हो गए। इन 3.5 सालों में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप अपनी पीठ खुद थपथपाते हैं कि ये काम तो मैंने कमाल का किया है? All right, so there can be very many reasons, but it will amount to self-boasting. But one thing in which we take absolute pride is setting up this department और world-class infrastructure में सेटअप करने का, इस डिपार्टमेंट को, माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट का को सेटअप करने का सौभाग्य मिला। इसका दूसरा, हॉस्पिटल में बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। सो एक बहुत ही रोबस्ट IPC सिस्टम भी हमने पिछले कुछ समय में सेटअप किया है, और जिसका फल अब हमें देखने को अब मिल रहा है जब हमारे इन पेशेंट्स और काफ़ी क्रिटिकल केसेस जब हमें मैनेज हो रहे हैं यहाँ पे। तो these two are the very major important things that we have been able to already achieve, and of course एक्सेलेंस की तरफ और बढ़ते रहना, तो निरंतर क्वालिटी इज एवरी डे। सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ प्रैक्टिस ये है कि पेशेंट अस्पताल में है, वहाँ टेस्ट हो रहा है, लैब से टेस्ट की रिपोर्ट भी आ रही है, लेकिन उसके बावजूद पेशेंट के रिश्तेदार या मोस्ट ऑफ द केसेस में डॉक्टर के कहने के ऊपर बाहर से एक आदमी आता है, सैंपल लेता है, बाहर से टेस्ट रिपोर्ट तैयार होकर आती है, और उस टेस्ट रिपोर्ट की बिना पर फिर प्रोग्नोसिस तैयार होता है, फिर तैयार होता है कि हमने इस पेशेंट के साथ करना क्या है। यहाँ भी वही व्यवस्था है या कोई परिवर्तित है? एब्सोल्युटली नॉट।
सब सारी टेस्ट हम इन हाउस कर रहे हैं। हाँ, मेरे जितने भी माइक्रोबायोलॉजी विभाग के एक भी टेस्ट बाहर नहीं जाता। जितने मेरे संज्ञान में है, ऐसा अगर कोई टेस्ट ऐसा हो जो नहीं हम कर पा रहे हो अभी, तो संभवतः गई हो, वरना कोई भी टेस्ट, हमारा सारा टेस्ट इन हाउस होता है। यानी आपने कहा कोई टेस्ट है ऐसा क्या कि जो बाहर जा सकता है? आई can't recollect of other departments also. Probably, in fact, हमारा biochemistry, हमारा pathology, microbiology, we are very very modern that ways. I don't see कि कोई टेस्ट बाहर मेरे विभाग से तो बिल्कुल भी नहीं जाता। अच्छा, दूसरा मैंने ये भी सुना कि सैंपल जब आप लेते हैं जी, सैंपल कलेक्शन से लेकर सैंपल आपके विभाग तक आने में, जो मेरी जानकारी है, मैंने सुना कि इसमें आपने वो जो फिजिकल मूवमेंट होता था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये सारा मूवमेंट आप जो है अंदर से कुछ ट्यूब्स के जरिए कुछ किसी तरीके से कर रहे हैं, वो क्या है? हाँ, सो इस पे एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर एक अच्छे टेस्ट रिजल्ट का प्री एनालिटिकल वेरिएबल है कि सैंपल लेने से सैंपल लैब पहुंचने और लैब में प्रोसेस होने तक का टाइम लैग बहुत ज्यादा है बाकी बहुत सारे अस्पतालों में इनफैक्ट। लेकिन यहाँ पे हमने एक न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम, जिसको शूट सिस्टम भी कहते हैं, न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम, यस, सो इससे कनेक्टेड है। सो हमारा जहाँ पे साइट ऑफ कलेक्शन जहाँ पे भी है, हर जगह वो सिस्टम है। तो कैप्सूल होते हैं, उसके अंदर आपने प्लेस कर देनी है सैंपल, और डेजिग्नेटेड नंबर जो कि हर लैब में, हर वार्ड में प्रोवाइडेड है, वहाँ पे आपने नंबर डायल करना है, जैसे कि कोई टेलीफोन नंबर डायल करते हैं। ऑटोमेटिकली वो न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम वैक्यूम एनेबल्ड होता है और सैंपल आपकी सही सलामत सही लैब में अपने आप वो पहुंच जाएगी और ह्यूमन इंटरफेस खत्म हो गया। जो लैग है सैंपल लिया, सैंपल से लैब तक ले आने के लिए, वो खत्म हो गया। स्टोरेज कंडीशन, जो टेम्पररी स्टोरेज भी अगर आप कर रहे हैं वार्ड में भी, तो वो भी ओबिएट हो गया, कोई वो प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। आपने सीधा बारकोड स्कैनिंग करनी है सैंपल की, सैंपल लॉगिन हो गया आपके LIS में और न्यूमेटिक ट्यूब सिस्टम के थ्रू लैब में आया। आते ही लैब में वो इमीडिएटली प्रोसेस हो जाएगा। अच्छा, क्रिटिकल पेशेंट्स को लेकर भी जो आपका टेस्टिंग का टाइम है, कितना टाइम आप लेते हैं टेस्ट करने से और रिपोर्ट देने तक? सो ये अलग अलग टेस्ट्स के लिए वेरी करेगा। अगर मैं जैसे अपने डिपार्टमेंट की बात बताऊं आपको, तो जैसे कोई CSF सैंपल आया, अगर जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो मस्तिष्क के फ्लूइड होती है, जैसे मेनिंजाइटिस वगैरह के केसेस में, सो हम CSF की डायरेक्ट ग्राम स्टेन की रिपोर्टिंग 4 घंटे के अंदर हम सब कुछ कंप्लीट करके प्रोवाइड कर देते हैं पेशेंट को। लेकिन कल्चर अगर आता है, सो कल्चर अमूमन 24 से 48 घंटे लगते हैं। सो इसको हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। कल्चर भी अब यहीं पे करते हैं? जी, दोनों चीजें यहीं पे? हम सारी चीजें इन हाउस यहीं पे कर रहे हैं। और कल्चर मैनुअल, ऑटोमेटेड में भी, जैसा मैंने बताया आपको कि द थ्रस्ट इज नॉट ओनली ऑन गिविंग एन एक्यूरेट रिपोर्ट, साथ ही साथ आपको एक्यूरेसी के साथ टाइम जो आपको टेकन टू गिव अ रिपोर्ट है, उसको रिड्यूस करने की जरूरत है। सो हमारे पास बहुत ही आधुनिक मशीनें हैं, टू नेम सम, वाइटेक, माल्डीटॉफ वगैरह। सो इससे मिनटों में भी आपको क्या ऑर्गेनिज्म है ये आपको पता चलता है। मिनटों में? मिनटों में। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कोविड जिस समय आया जी, तो उस समय देश को ये लगा कि नहीं, हमारे पास लैब्स इतनी एडवांस होनी चाहिए कि कोविड की टेस्ट रिपोर्ट इमीडिएटली हमें मिले, समय लंबा ना लगे रिपोर्ट मिलने में। क्योंकि बहुत सारे केस में डॉक्टर्स ने शिकायत की कि जी हमें बहुत देर बाद पता चला कोविड है, तब तक जो हम ट्रीटमेंट दे रहे थे वो ट्रीटमेंट तो था ही नहीं प्रोटोकॉल में, वो ट्रीटमेंट तो बिल्कुल अलग हम दे रहे थे। तो मुझे ये बताइए कि उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ एम्स ने, कौन सी ऐसी मशीनें लाई हों जिनको लेकर आप ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि नहीं, अब तो हम बहुत तेजी से रिपोर्ट दे रहे हैं? शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड कितना है रिपोर्ट देने का? अगर हम ये मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स की बात करें, आज के डेट में हमने मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स में जितनी भी प्रकार की टेस्ट की जा सकती हैं, ओपन सिस्टम कन्वेंशनल PCR होते हैं और रियल टाइम PCR होते हैं, ये दोनों सिस्टम हमारे पास अवेलेबल। रियल टाइम भी है, कन्वेंशनल भी है, फर्क क्या है रियल टाइम और कन्वेंशनल में? तो कन्वेंशनल PCR में आपको मैनुअली बहुत सारे स्टेप करने पड़ते हैं और इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आपको जो DNA या न्यूक्लिक एसिड जो भी आप देखना चाह रहे हैं, वो उसको देखने के लिए आपको करीब समझे आप 8 से 10 घंटे तक लग जाते हैं। तो रियल टाइम PCR में, सिंस द टर्म इज रियल टाइम, सो इट इज हैपनिंग इमीडिएटली एंड यू कैन सी इट। बट रियल टाइम PCR में भी 3 साढ़े 3 घंटे अगर हम पूरी प्रोसेस
फॉलो करें तो ऑलमोस्ट इतने लगते हैं। उसको भी कम करने के लिए क्लोज्ड सिस्टम पीसीआर निकाले अवेलेबल हैं हमारे पास। सो उसमें जैसे जीन एक्सपर्ट हो गए जो आपको सैंपल टू रिजल्ट 90 मिनट्स का टाइम लेते हैं। सैंपल टू रिजल्ट 90 मिनट्स? यस, और इनफैक्ट आप कह सकते हैं 90 मिनट भी ज्यादा है, तो उसको भी ऑब्विएट करने के लिए एक मशीन है हमारे पास जो आपको विद इन 60 मिनट्स आपको रिजल्ट बताएगी, करीब करीब 15 से 20 पैरामीटर्स, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, कोविड, कोई भी इस तरह के जितने इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं सारे पैरामीटर। अच्छा, एक स्ट्रेन पे आप एक ही टेस्ट कर सकते हैं, एक स्ट्रेन पे आप बहुत सारे टेस्ट एक साथ कर सकते हैं? मतलब मिसाल के तौर पे मैंने आपको मिसाल के तौर पे ब्लड सैंपल आप मेरा लेते हैं जी, तो आप कहते हैं जी ये सैंपल जो आपने मुझे दे इससे तो यही एक टेस्ट होगा। इसी तरीके से कोविड के लिए जब आप सैंपल लेते हैं, आपने स्वैब लिया, तो क्या एक ही स्वैब में आप 10-12 चीजें देख सकते हैं? आप कर सकते हैं, लेकिन ये डायग्नोस्टिक स्टीवर्डशिप यहां पे आता है। क्लिनिशियन का रोल जब वो टेस्ट लिख रहा है तब भी ये जरूरी है कि उसके मन में सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि टेस्ट लिखने की धारणा है इसलिए टेस्ट लिख रहे हैं। टेस्ट लिखने के पीछे क्या कारण था, उन्होंने क्या सोचा क्लिनिकल इवैल्यूएशन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मल्टीप्लेक्सिंग होती है, करीब करीब आप 20 पैथोजन एक साथ भी देख सकते हैं, एक साथ देख सकते हैं, लेकिन इंडिकेशन होनी चाहिए, तब आपको वो टेस्ट लिखना उचित है। वरना सिर्फ मरीज आया है और आपने उसको बॉम्बार्ड कर देना टेस्ट से, ये आज के डेट में ग्लोबली फॉलोड नियम नहीं है। अब मैं एक और बड़ा एक बीमारी जो हमारे देश में अभी भी है, डेंगू जी। डेंगू को लेकर ये है कि 3 दिन के बाद आप जाते हैं अपना प्लेटलेट काउंट कराते हैं, अब एक टेस्ट की रिपोर्ट आती है उसमें प्लेटलेट काउंट कहते हैं जी 90,000 आपका है, आपको टेंशन हो जाती है, या 10,000 आपका प्लेटलेट काउंट आ गया, 20,000 आ गया। बट फिजिकली आपको डॉक्टर देखता है, वो कहता है भाई तुम तो बिल्कुल फिट हो, तुम्हारे कोई कुछ नहीं है। नहीं, ये गलत है प्लेटलेट काउंट, आप ये माइक्रोस्कोप के नीचे करवाओ, आपका प्लेटलेट काउंट लाख के ऊपर होगा। अब दिस कंफ्यूजेस मी बिकॉज एज मैं तो ऑर्डिनरी आदमी हूं, तो सुन जो रहा वही बता। तो मुझे ये बताइए कि जब आपके पास इस तरह के टेस्ट आते हैं, व्हाट डू यू प्रेफर? डू यू प्रेफर कि आप हर टाइम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे सैंपल लगा के आप चेक करें और रिपोर्ट दें, या यू प्रेफर द अदर वे अराउंड कि जो मशीन बोल रही है वही हम देंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये वैसे and I'm sorry, I'm not a doctor, I don't have any degree in MBBS, that's why my language might be a problem, but this is what we hear from doctors. It's all right, and let me just tell you कि this falls under the ambit of pathology, जो CBC वगैरह, but I'll tell you. So point ये है कि we are an academic institution. We are at the same time we are an institute of national importance. We cannot be simply giving कि मशीन में गया और मशीन से जो निकल के आ गया उसको डॉक्टर ने साइन कर देना है, ठीक, वरना हमारा रोल क्या है फिर? सो एवरी टेस्ट, एवरी सैंपल, अनलेस एंड अनटिल इट इज फेल्ट कि यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा हम कुछ भी नहीं करते। हम सारे सैंपल हमारे टेस्ट होते हैं अप्रोप्रिएट, व्हेनेवर व्हाटएवर इज नीडेड इज डन। सो बिल्कुल मशीन में कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब वो क्लंपिंग हो जाती है तो काउंट बराबर नहीं आते। जब किसी पैथोलॉजिस्ट को ये लगता है कि हमें इसको देखनी होगी माइक्रोस्कोपी में, सो माइक्रोस्कोपी फाइंडिंग करके वो अपने एरर चेंज करते हैं, रिपोर्ट्स अपने रिपोर्ट चेंज करते हैं। डॉक्टर साहब, बीच में एक रिसर्च आई थी, उस रिसर्च में कहा गया कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको 10-12 टेस्ट लिख देता है जी। तो उस रिपोर्ट में ये कहा गया, दैट्स अ रिसर्च पेपर में ये कहा गया कि ये सब फालतू टेस्ट हैं। डॉक्टर को पता होता है, व्हेन यू गो टू अ फिजिशियन को पता होता है मुझे उसको, बिकॉज क्लिनिकली वो आपको देख रहा है, तो उन्होंने कहा कि फालतू 10-12 टेस्ट लिख दिए जाते हैं जिनकी कोई जरूरत नहीं होती है, ये कोई 1 या 2 टेस्ट जो जरूरी हैं वो करवा लिए जाने चाहिए, बाकी टेस्टों की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब हमने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम तो सब कुछ रूल आउट करना चाहते हैं। सो आई नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि आप MBBS करते हैं, आप MD कर रहे हैं, आपने DNB कर लिया, आपने इतनी पढ़ाई कर ली, इतना ज्ञान के सागर में आप गोते लगा रहे हैं, और फिर आप मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, फिर आप पेशेंट्स को रोज देखते भी हैं, क्या उसके बावजूद 12-12, 14-14 टेस्ट लिखना जरूरी है? आज का जो प्रेजेंट एरा ऑफ मॉडर्न मेडिसिन है, इसको हम इस पे थ्रस्ट है एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का। इफ यू हैव नो एविडेंस टू start say a treatment or a line of treatment, then you should not start it. Right. So अब एविडेंस कहां से आएगा? एक हिस्ट्री टेकिंग,
दूसरा क्लिनिकल एग्जामिनेशन, और तीसरा लेबोरेटरी टेस्ट्स वगैरह जो हम करते हैं, या रेडियोलॉजिकल टेस्ट कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, यहाँ से आएगा। सो बहुत बार ऐसा होता है कि अब फीवर के साथ अगर कोई पेशेंट आया, सो इन अ इंस्टीट्यूट लाइक आवर्स इट शुड नॉट बी कि वो पेशेंट एडमिट तो फीवर इन्वेस्टिगेशन के साथ हो रहा है, लेकिन उसका डिस्चार्ज करते वक्त एटलीस्ट वी शुड बी इन अ स्टेट टू टेल कि आपको किस लिए फीवर हुआ था। सो उसको हासिल करने के लिए तो आपको इट मे बी रिक्वायर्ड कि आप उसमें एक बैटरी ऑफ टेस्ट्स करें। फीवर कैन बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग, सो यू डू दोज टेस्ट्स। सो नॉट एंटायरली आई एम सेइंग कि बैटरी ऑफ 13 या 15 टेस्ट की जो भी अगर बात लिखी गई तो वो बेजाय है, बिल्कुल भी नहीं। क्लिनिशियन ने अपना क्लिनिकल जजमेंट और क्लिनिकल एक्यूमेन यूज किया और इसलिए वो टेस्ट लिखे। बट एट द सेम टाइम आज के डेट में अब इस बात को भी एम्फेसिस देना बहुत जरूरी है कि हम टेस्ट जब लिख रहे हैं तो हमारे दिमाग में उस क्लैरिटी तक हो कि ये टेस्ट हम क्यों लिख रहे हैं, रिजल्ट आया तो हमने क्या हासिल करना है इस टेस्ट से। अगर हमें ये क्लियर नहीं है तो फिर वो टेस्ट लिखना तो गलत है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि मिसाल के तौर पे मेरे पास मैंने टेस्ट करवाया, रिपोर्ट आ गई मेरे पास। अब बहुत सारी ऐसी, आपने सीबीसी कहा बिकॉज इट कम्स इन द डोमेन ऑफ पैथोलॉजी, बट एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट आई नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू ऑल्सो। आपके पास भी बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं, टेस्ट की रिपोर्ट आती है, वहां रेंज लिखी होती है कि जनाब ये 9 से 10 तक होना चाहिए। अब मेरा 11 है तो रात को नींद आनी बंद हो जाती है। अच्छा, उसमें व्हाट डू डॉक्टर्स डू इंस्टेड ऑफ मेकिंग श्योर, मेकिंग द पेशेंट अंडरस्टैंड कुछ नहीं होता भाई, ये हल्की फुल्की वेरिएशंस होती रहती, डोंट वरी। मिसाल के तौर पे ब्लड टेस्ट जब आप करवाते हैं, आपका ब्लड टेस्ट आपने करवाया महीना पहले 15 था, फिर आपने महीने बाद करवाया 13 आ गया, अगला 2 दिन सोता नहीं, वो कहता है 2 पॉइंट तो मेरा गिर गया, ये 2 पॉइंट गिरा कैसे? तो मैं आपसे अंडरस्टैंड करना चाहता हूं कि आपको नहीं लगता जरूरत इस बात की है कि जो पेशेंट जब टेस्ट कराता है, रिपोर्ट आती है, कैसे हम उसको आसान बना सकते हैं, तो समझ आ जाएगी रिपोर्ट में लिखा क्या है। एंड इजंट इट मैंडेटरी फॉर द डॉक्टर्स टू मेक श्योर कि सिर्फ आप रिपोर्ट ना दो, उसको समझाओ भी कि भैया रिपोर्ट में है क्या। जी बिल्कुल। एंड हुज जॉब इज दिस? इज दिस द जॉब ऑफ द डॉक्टर जो देख रहा है, और इज इट द जॉब ऑफ द पैथोलॉजिस्ट जो चेक कर रहा है? ये मेडिसिन कभी भी इन साइलो नहीं होता, सो इट इज बोथ ऑफ आवर जॉब्स। सो जिसने भी ये चीज, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, हमारे पेशेंट्स, है ना। सो अगर हम अपने पेशेंट को ये कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, और हमने अगर उन्होंने नहीं बताया पहले तो कि सैंपल अगर जो देना है, तो हमें अपने पेशेंट को सिर्फ टेस्ट लिखना ही हमारा रोल वहां पे खत्म नहीं होता। सैंपल के पीछे अगर देने के पहले कोई प्रिपरेशन की जरूरत है, कैसे करना है। यूरिन की अगर हम बात करें, यूरिन कल्चर, तो हमें पेशेंट को बताना चाहिए कि आपसे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि आप क्या सैंपल देंगे, तो पेशेंट समझता है। अगर हम ना बताएं और सीधा यूरिन कल्चर लिखें, तो पेशेंट जाएगा यूरिन, उसको जो समझ में आएगा वैसे करके यूरिन देगा। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, दैट इज अ वेरी सिंपल लॉजिक एंड इट वर्क्स इन मेडिसिन ऑल्सो। सो हमें एक्सप्लेन करना है। अब कोई रिजल्ट आई, अगर हमने पेशेंट को एक क्लियरली ये नहीं बताया कि आपको इससे क्या, इसका इन्फ्रेंस क्या है, या ये भ्रांति हमने दूर करना भी हमारा ही फर्ज है। चाहे वो पेशेंट जैसे हमारे पास आ रहा है तो हमने बताना है, और अगर क्लिनिशियन के पास पहुंचा है, रिपोर्ट आजकल ऑनलाइन आती है सभी, सो उनको बताना है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सक्लूसिवली डॉक्टर की है। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आजकल हो चुकी है, टेस्ट रिपोर्ट आई, अब जो पढ़े लिखे महानुभाव हैं वो कहते हैं यार डॉक्टर को क्या पूछना है, चलो गूगल से पूछ लेते हैं, गूगल बाबा से पूछते हैं। अच्छा, गूगल का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि वो आपको इन्फ्लुएंजा को भी बढ़ाते बढ़ाते कैंसर पर ले जाएगा, खत्म वो कैंसर पे करता है। अब ये वाले सिम्टम्स अगर आ गए तो आपको कैंसर हो गया होगा। सो आई नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि हाउ डेंजरस इज दिस मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिपोर्ट बाय गूगल और बाय एआई। तो half baked knowledge never actually works, and अधजल गगरी छलकत जाए वाली बात भी है। It is never a right practice to do so. Please start believing in your system. Start believing in the healthcare system wherever you are consulting. And as my appeal to doctors would be कि it is primarily we need to infuse that confidence in our patients.
कि आपने वो आप पे ट्रस्ट करना शुरू करें, बजाय कि आप समय देंगे तो ट्रस्ट बिल्डअप होगा। अगर आप सिर्फ दवा लिखा और आपने भेजा तो हो सकता है पेशेंट भी कॉन्फिडेंट ना फील करे। तो इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि ऑनलाइन कंसल्ट करना। बट डू यू सी इंटरफेस होना चाहिए माइक्रोबायोलॉजिस्ट और पेशेंट के बीच, क्योंकि आप तो कहीं होते ही नहीं। हम तो मतलब डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, पैथोलॉजिस्ट का हमें कोई पता नहीं वो कौन है भाई साहब, जो सारी मेहनत बेचारा कर रहा है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं, जो सारी मेहनत कर रहा है। और माइक्रोबायोलॉजिस्ट सब कुछ देख रहा है। डोंट यू थिंक ही इज द राइट पर्सन टू एक्सप्लेन टू द पेशेंट कि तुम्हारा रिपोर्ट क्या कह रहा है, इंस्टेड ऑफ द डॉक्टर? So again, and why isn't there any interface again, between the I'll two? tell you. So it is not that there is no interface. Microbiology, actually, the term is clinical microbiology. We are as much into the patient care as would any other doctor be. Provided the only thing is हम कुछ लोग पर्दे के पीछे होते हैं मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए. So probably that is why we don't glamorize it maybe. लेकिन we work hand in hand with our clinical counterparts to arrive to a diagnosis. That is the most important thing. ये सबसे important है कि patient जिस चीज़ के लिए आया है उसका हल हो, उसका सही तरीके से सही समय पे इलाज मिले उसको। उसमें जो भी हमसे बन पड़ता है वो हम करते हैं। और क्या हम अगली, मान लीजिए पहले तो भगवान अल्लाह वाहिगुरु करे ऐसा हो ही ना, लेकिन मान लीजिए एक और पेंडेमिक आता है, आर माइक्रोबायोलॉजी लैब्स रेडी टू, मतलब अगर वो कोई हमारे सामने चैलेंज आता टू मीट दैट चैलेंज? ऑफ कोर्स वी आर एम्स विजयपुर, ऑफ कोर्स वी आर. We also are in tie-up with, so very recently we had a meeting with the National Institute of Virology also regarding future pandemic preparedness for North region. So I was a part of that meeting where we choked out कि ऐसे कौन से 10 टॉप प्रायोरिटी में वायरसेस होंगे, वायरल इन्फेक्शंस, जो JNK रीजन के लिए खास करके बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और उसकी मिटिगेशन स्ट्रैटेजी पे हम काम कर रहे हैं कि उसमें क्या क्या चीजें करनी होंगी, लेबोरेटरी स्ट्रेंथनिंग कहाँ से आएगा, कैसे हम एज अ एपेक्स लैब हाउ आर वी गोइंग टू पिच इन, एंड कैसे हम बाकियों को ट्रेन करें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो इस पे बात है वो है नॉट ओनली डूइंग द टेस्ट, इट इज अबाउट द क्वालिटी विथ विच यू डू द टेस्ट। ठीक, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी आर gearing up for that. We are prepared for it, and eventually we'll be even AI का इस्तेमाल हो रहा है माइक्रोबायोलॉजी लैब में? टिपिकली इस वक्त AI का इस्तेमाल हम प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं कर रहे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल हो रही है. जैसे रेसिस्टेंस प्रेडिक्शन, इस पे हम AI का थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहे हैं. अच्छा, रेजिस्टेंस प्रेडिक्शन, आई विल कम टू दैट आल्सो, बिकॉज उसमें प्रधानमंत्री ने भी बोला जी. और बट ओवरऑल आप ये कह रहे हो कि AI का इतना इस्तेमाल आपके माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में नहीं हो रहा है? ये एग्जैक्टली नहीं कि बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारा इस वक्त हमारी, चूंकि हमें सिर्फ 1.5 साल हुए फंक्शनल हुए, सो डेटा रोबस्ट चाहिए for machine learning and deep learning things to happen. So अभी हम data build up stage पे हैं, so probably that is one reason. Other than that, we do use AI in certain fields like resistance prediction. आप किसी भी देश में चले जाइए यूरोप में जी, जहाँ से ये मैक्सिमम जितना मेडिसिन हमारे पास बन रहा है हमारे देश में ही बनता है, लेकिन इसके फॉर्मूला कैसे बनेगा, क्या होगा, वो सारा कुछ जो है वैसे से आ रहा है या कहीं और. लेकिन उन देशों में जब आप जाते हैं तो आपको पैरास्टामोल की टिक्की भी आसानी से जो है वो नहीं मिलती. उन देशों में आप जाते हैं आपको, मतलब हमारे यहाँ तो टाफ़ी खाना और ये गैस के लिए जो टिक्की हम लोग खाते हैं ये बड़ा आम सी बात है, कोई बड़ा मसला नहीं है. एंटीबायोटिक ये हमारे लिए मजाक है. हम दुकान और मतलब जुकाम हो जाए, कुछ हो जाए तो दुकानदार से जाके ले लेते हैं, फार्मासिस्ट से जाके ले, डॉक्टर को पूछते भी नहीं है. अब इसमें 3 चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है. एक तो पेंटॉप, पेंटोसेड, जितने एंटासिड्स हैं बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं. एंड आई कैन टेल यू विद श्योरिटी, आई थिंक हार्डली देयर विल बी एवरी सेकंड और थर्ड होम आपको पेंटॉप ज़रूर मिलेगी, पेंटासिड ज़रूर, एंटासिड ज़रूर मिलेगी. और सोम्प्राजेल
बहुत हैवी एंटासिड्स आपको जो है मिलेंगे। उसके बाद दूसरा, एंटीबायोटिक तो हर घर में मजाक हो चुका है। अब किसी को कुछ पूछो नहीं पूछो, डोलो सबको पता है। डोलो की जानकारी बच्चे को डोलो ही है जी, डोलो के अलावा और कुछ नहीं है। सेवरल अदर मेडिसिन जो आपको दुकान से मिल जाती हैं, बट जहां से ये आई हैं वहां पर इट इज नॉट इजी टू एक्सेस ऑल दीज मेडिसिन। डू यू एग्री विद मी कि हम जो मेडिसिन की प्रैक्टिस इंडिया में करते हैं वो प्रैक्टिस ही इस तरह की है जहां पर हमने इन तमाम दवाइयों को इतना आसान बना दिया है कि मेजॉरिटी ऑफ जो उसके बाद बीमारियां लोगों को होती हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द ओवर यूज ऑफ ऑल दीज मेडिसिन। सो डू यू एग्री? एंड सेकेंडली, हाउ रियल इज दिस एंटीबायोटिक? लोग तो सिर्फ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, मैं आपको दो चीजें और आगे ले जाऊंगा। एंटासिड का जो इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, पेंटॉप लोग खा रहे हैं, सोमप्राज़ोल खा रहे हैं लोग, और भी एक तो उससे आपके हार्ट शेक करते हैं, और दूसरा प्रॉब्लम ये है आपका जो गट का बैक्टीरिया है उसका भी जबरदस्त नुकसान हो रहा है, नाश हो रहा है। ठीक है, वो भी लोग उसकी बात, लोगों को समझ ही नहीं है देयर इज अ बैक्टीरिया इन गट आल्सो, एंड नोबडी अंडरस्टैंड द गट इज द सेकंड ब्रेन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो आपसे ये अंडरस्टैंड करना चाहूंगा कि डू यू एग्री कि इनका ओवर यूज और मिस यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन, एंड व्हाट हैव यू फाउंड इन द माइक्रोबायोलॉजी लैब अबाउट ऑल दीज इश्यूज? यस, सो देयर इज नो डाउट्स कि मिसयूज इतनी ज्यादा हुई है, तभी आज हम इस स्टेट पे हैं जहां कि हम एक यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज एन एपिडेमिक। यस, इट इज नॉट एन एपिडेमिक, इट इज अ पैंडेमिक। सो एंड नॉट साइलेंट एनी मोर, इट इज अफेक्टिंग एवरीबडी एट एवरी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्ड हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे मतलब जन्म लिया हुआ बच्चा हो, इवन दे आर नाउ हैविंग ARGs प्रेजेंट इन देम। तो ये कहाँ से हो रहा है? सो लार्जली आपने सारे कारण बता ही दिए। वन इज इरेशनली हम जाते हैं दुकान में, दुकानदार को बोलते हैं, दवा दुकान वाले को, और कि जुकाम है और मुझे दवा दे दो, वो आपको एंटीबायोटिक देता है फॉर इंडिकेशंस जो हमारे वायरल इन्फेक्शंस हैं जहाँ पे एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है। लेकिन आपने दवा लिया, अब ये तो 3 दिनों में वायरल इन्फेक्शन अपने आप सबसाइड करनी थी। हमें लगा कि हमने दवा ली थी, तो मैं किसी दवा का नाम नहीं लूं, लेकिन हमने ये पर्टिकुलर दवा ली तो हमारे गले का दर्द ठीक हो गया, विच इज या लूज स्टूल के एक एपिसोड हुई और हमने एंटीबायोटिक खाया और स्टूल रुक गए। सो ये हो रहा है। तो पहला तो कम्युनिटी लेवल पे भी हमें ये समझने की जरूरत है एंड कि हमें इस तरह से नहीं करना है सेवन। मेडिकल फार्मेसी वाले को भी ये समझने की जरूरत है कि प्रॉफिट मार्जिन या इन चीजों से थोड़ा ऊपर उठे, क्योंकि अगर हम इस तरह चलते रहेंगे तो ऑलमोस्ट 2050 तक प्रेडिक्टेड है कि 1 करोड़ लोगों की मौत सालाना सिर्फ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस के चलते होगी ग्लोबली, विच इज अ वेरी अलार्मिंग फिगर। बच्चे छोटी छोटी नुक्स के साथ आएंगे और वो नॉन ट्रीटेबल इन्फेक्शन में बदल जाएगा, जस्ट बिकॉज हम आज अपने आप को नहीं रोक रहे। पहले क्या हुआ, अब बहुत उसके अंदर उससे हमें सीख लेनी जरूर चाहिए, लेकिन डिसेक्ट करके कि मॉनिटरी ड्रिवन था, इकोनॉमिक ड्रिवन था या इग्नोरेंस था, जो भी उस पे हमें ना जाके हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि हमें आगे के लिए और आने वाले भविष्य जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उनको हम क्या प्लैनेट और क्या विरासत में हैंड ओवर कर रहे हैं। सो डू वी वांट टू गिव देम अ कंप्लीटली कि बैक्टीरिया है तो ये नॉन ट्रीटेबल है, और डू वी वांट टू सेव एंड कीप आवरसेल्व्स। क्या ओवर यूज सिर्फ एक्सेस यूज सिर्फ और सिर्फ एंटीबायोटिक का होना चाहिए, या ये जो बाकी मैंने आपको बताया कि एंटासिड्स आप यूज कर रहे हैं या उसके अलावा और कई मेडिसिन हैं जिनका आप इस्तेमाल जो है कर रहे हैं? अति सर्वत्र वर्जित कहते हैं। सो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। सो डेफिनेटली जैसा आपने बताया कि पीपीआईज के पेंटोप्राजोल या नाम जो आपने लिया तो उस पे उसके यूज, सो इनफैक्ट बहुत सारे जीआई इन्फेक्शंस जो हैं वो पीपीआई यूज के चलते होते हैं। पेट में एसिड होता है, एसिड है ना, सो अगर आप पीपीआई लेते हैं तो वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं। तो वो आपके एसिडिटी को कम कर दिया, वो मतलब खत्म कर दिया। सो जो हम नॉर्मल एवरीवेयर देयर इज बैक्टीरिया प्रेजेंट, राइट? तो हमने जो भी कुछ इंजेस्ट किया है, अब वहां पे एसिड इन्वायरमेंट होता है तो वो मर जाते हैं, एक नेचुरल बैरियर का काम कर रहा है। अब आप पीपीआई पॉप करते रहेंगे अगर, सो वो एसिडिटी की फैक्टर खत्म हो गई, सो वो बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन नॉर्मली मर जाने थे पेट में वो इन्फेक्ट कर जा रहे हैं।
तो डॉक्टर साहब मुझे इसके साथ एक चीज और बताइएगा कि आप लैब में देखते होंगे कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको लेकर आप कंसर्न हैं कि ये रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी परेशानी इस वक्त पूरे भारत के हॉस्पिटल्स में है और हमारे एम्स में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी है। जी बिल्कुल। सो फॉर अगर हम इंडियन सबकंटिनेंट की बात करें सो ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस आर प्रीडोमिनेंट, जिसमें कि अगर आप आईसीयू में जाएं तो एसिनेटोबैक्टर, सूडोमोनास, क्लेब्शियला निमोनी, ये चंद बैक्टीरिया हैं जो अब बहुत सारे सिर्फ पैन ड्रग या मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट तो डेफिनेटली हैं। तो यानी कि वो उनमें 3 या उनसे ज्यादा प्रकार के एंटीबायोटिक जो डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक होते हैं वो काम नहीं कर रहे। देन तो ये एक फैक्टर हो गया। अगर हम इसकी वेस्टर्न वर्ल्ड में ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शंस का जैसे स्टैफ ऑरियस और इनके इन्फेक्शंस बहुत प्रीडोमिनेंट है। हालांकि विद द वर्ल्ड बिकमिंग अ ग्लोबल स्टेज है, कल को आप ऑस्ट्रेलिया में होंगे, सो वो दायरा भी जो हम वेस्टर्न वर्ल्ड और ईस्टर्न मतलब अदर वर्ल्ड की बात कर रहे होते थे वो भी अब खत्म होता जा रहा है। सो इट्स गोइंग अप मोर लाइक अ मिक्स्ड इन्फेक्शन। कार्बापेनम्स जैसे कि लास्ट रिजॉर्ट एंटीबायोटिक हैं तो उन पे भी रेसिस्टेंस फैक्टर आज के डेट में जैसे आईसीएमआर के ही डेटा से अगर हम कोट करें तो 60-70% रेसिस्टेंस है लास्ट रिजॉर्ट एंटीबायोटिक के लिए आज के डेट में। ये पैन इंडियन स्टडी है। सो इट इज अ ग्रिम सिचुएशन। सो एवरी एचेलॉन नीड्स टू वर्क। हर किसी को अपना अपना भागीदारी निभाना पड़ेगा। एज समाज कम्युनिटी लेवल पे आपने इस तरह बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई ना खाएं, मेडिकल फार्मेसी लेवल पे बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई ना दें, डॉक्टर लेवल पे अगर मैं बात करूं सो डॉक्टर को सही दवा देनी, क्यों दे रहे हैं दवा, ये इस चीज की नॉलेज और क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो। अब मैं आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जानना चाहूंगा। हॉस्पिटल आप जाते हैं इलाज करवाने के लिए अपना, मैं और आप साथ चलेंगे और ये सांबा के हॉस्पिटल्स देख लेते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू देख लेते हैं फॉर दैट मैटर, या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल देख लेते हैं जम्मू कश्मीर का। बाथरूम प्रायोरिटी नहीं है, सफाई प्रायोरिटी नहीं है, वॉशरूमों की बहुत बुरी हालत है और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस जो हैं, जो मेरी जानकारी उसके मुताबिक हमारे देश में बढ़ रहे हैं। कि आप एक बीमारी लेकर, अब कहते हैं लोग कई कि भाई मैं अस्पताल तो एक बीमारी लेकर गया था 3 लेकर वापस मुड़ा हूं, तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि हॉस्पिटल्स आर नॉट टेकिंग सीरियसली क्लीनलीनेस, साफ सफाई, रख रखाव अपने हॉस्पिटल का? वॉशरूम्स टेरेबल हैं, आप उनको देख भी नहीं सकते, वहां खड़े नहीं रह सकते आप 2 मिनट के लिए। जिस पानी के लिए डॉक्टर कहता है कि घर में फिल्टर लगवाइए और अस्पताल में वही पानी आपको जो है गंदा इस्तेमाल करना पड़ता है। आप ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं, आप उसी इन्फेक्शन का इलाज कराने के लिए गए, आप वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं तो प्रॉब्लम आपका दुगना हो जाता है। तो इसके लिए डू यू थिंक आवर हॉस्पिटल्स आर टेकिंग सीरियसली दिस थिंग एंड व्हाट इज द रोल ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्ट इन इट? आपका कितना रोल बनता है हॉस्पिटल्स को ये बताने के लिए कि भाई ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ कहां से रहा है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। और ये शुरू में ही जब आपने मुझसे पूछा कि क्या उपलब्धियां हैं, मैंने आपको उनमें से अपनी दूसरी उपलब्धि बताई थी। हमने गत 1.5 वर्षों में एक बहुत ही रोबस्ट इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉलिसी प्रोटोकॉल एम्स जम्मू में स्थापित किया है। नॉट ओनली क्लीनलीनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और हम सारी चीजें सुपरवाइज हो रही हैं। वी हैव 6 ICNs वर्किंग राउंड द क्लॉक। 6 ICNs? Yes, infection control nurses. I know. So they are our support system. They are our pillars of this IPC program. और हम हर लेवल पे ICU की मॉनिटरिंग हो, टारगेटेड असेसमेंट हो, प्रिवेंशन हो, हैंड हाइजीन, बायोमेडिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन, डिवाइस एसोसिएटेड इन्फेक्शन उसकी मॉनिटरिंग, अगर कोई लाइन भी डल रही है तो उस पे इंसर्शन बंडल, उसकी मेंटेनेंस बंडल, इन सारी चीज़ों का ऑडिट करते हैं, इन सारी चीज़ों को डेली लॉग करते हैं। और क्लीनलीनेस, नो डाउट, हॉस्पिटल इज अ स्टोर हाउस ऑफ इन्फेक्शन। हर तरफ से इन्फेक्शन ही इन्फेक्शन है। अगर आप यहाँ पे भी कैजुअल इस अप्रोच के साथ करें तो नहीं होगा। I would not name or comment upon any other hospital, but you are free to visit our hospital and bring points. We will definitely take it as a constructive feedback. हालांकि मेरा भरोसा है आपको यहाँ नहीं मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मेजर मनीष रंजन,
डॉक्टर मनीष रंजन भी ऑल इंडिया आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे से, ये यहाँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विजयपुर में है। दो बातें इन्होंने बहुत खास बताई। एक, इन्होंने कहा कि माइक्रोबायोलॉजी लैब सिर्फ इतना ही नहीं कर रही है कि रिपोर्ट तैयार कर रही है, टेस्ट तैयार कर रही है, देख रही है क्या हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, बल्कि हम ये भी कर रहे हैं कि पेशेंट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट के बीच में एक जो इंटरफेस है वो इंटरफेस होना भी जरूरी है। और दूसरा, इन्होंने ये भी कहा बहुत जरूरी है कि जहां सबसे ज्यादा इन्फेक्शन है उस अस्पताल का साफ होना, साफ सफाई, रख रखाव प्राइमरी इंपॉर्टेंस है, बाकी चीजें साथ साथ चलती हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट ने ये कहा कि हम एआई का इस्तेमाल थोड़ा बहुत यहां कर रहे हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम इस्तेमाल बढ़ेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने कही वो उन्होंने ये कहा कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विजयपुर की जो लैब की रिपोर्ट्स हैं वो विश्वसनीय हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, बहुत सस्ते दामों में यहां आपको टेस्ट आपके होते हैं, और वो रिपोर्ट्स ऑल ओवर द कंट्री आप कहीं पर भी ले जाएंगे, उन रिपोर्ट्स के ऊपर कोई शक या कोई सवाल खड़ा नहीं करेगा। मॉडर्न स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है तमाम टेस्ट करने के लिए, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, 10 साल के बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विजयपुर विल बी वन ऑफ द प्राइम इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री। देश के 2 या 3 बड़े ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में इस मेडिकल एम्स का नाम भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें समय देने के लिए। ये थे डॉक्टर मनीष रंजन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विजयपुर से, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट माइक्रोबायोलॉजी। अगली नशिस्त में किसी और बड़े डॉक्टर से आपकी मुलाकात कराएंगे और आपको बताएंगे क्या मुख्तलिफ हो रहा है एम्स विजयपुर में।